वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत का अपवाह तंत्र इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भारत की नदियों के विषय में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, कितने प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियां कहाँ पे गिरती हैं। जो कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपवाह तंत्र कि कौन नदी किस से संबंधित है। तो आते इसको एक नज़र देख लेते हैं। दिया है हिमालय की नदियाँ। जो भारत का अपवाह तंत्र है ये दो भागों में बटा है। सबसे पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं इससे हमारे तीन तंत्र दिए हैं। एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तीन तंत्र दिए हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इन तंत्रों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में आपकी झेलम, चिनाव, रावी और ब्यास तथा सतलज नदियाँ आती हैं। इसके बाद में गंगा नदी तंत्र में रामगंगा, शारदा, गंडक, कोसी, महानदी, केन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी तथा यमुना नदी व चंबल नदियाँ आती हैं। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देहांग नदी, लोहित नदी, मानस नदी, धनसिरी नदी, सुषनासिरी नदी, तीस्ता नदी तथा बराक नदी इत्यादि आती हैं। ये जो हैं दोस्तों, ये हिमालय की नदियाँ हो गई। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत आती हैं स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्माणी नदी, कावेरी नदी, महानदी, पेन्नार नदी, गोदावरी नदी, वैदेही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी और लूनी नदी। तो लूनी दिन इस प्रकार से नदियों के जो तंत्र हैं, एक हिमालय का नदियों का तंत्र हो गया, एक दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय तंत्र। अब इसमें तंत्र के हिसाब से आप कितनी हो गई। अब इसमें जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दी हैं ये आपकी इतनी नदियाँ दी गई: स्वर्णरेखा, कृष्णा, ब्रह्माणी, कावेरी, महानदी, पेन्नार नदी, गोदावरी नदी तथा वैदेही नदी। ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं वो आपकी नदियाँ हैं केवल नर्मदा नदी, घाघरा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी, घाघरा नदी इत्यादि। ये आपकी जो हैं खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों, अपवाह तंत्र से रिलेटेड जो हिमालय की नदियां हैं वो आपने देखे। हिमालय में आपका सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद में जो हम आपको बता चुके, स्वर्ण रेखा से लेकर वैदेही नदी तक, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आते हैं इनमें नदियों में कुछ समानता है। समानता क्या है इसमें देखते हैं कि ताप्ती और नर्मदा नदी हैं जो ये, इसमें दोनों में एक समानता है। नंबर एक कि ये डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद जो दूसरी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसके बाद में माही नदी और साबरमती नदी हैं, इन दोनों की एक समानता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। अब नदी और उनका उद्गम स्थल उनको देखते हैं। नदी और उनका उद्गम स्थल, तो इसमें नदियों का नाम और उनके उद्गम स्थल दिए गए कि कौन नदी कहाँ से निकली है। सबसे पहले आते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो इसका उद्गम स्थल है ये है कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद में अगली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। इसके बाद में आती है चिनाव नदी। चिनाव और जो रावी नदी है ये दोनों का जो उद्गम स्थान है वो आपका एक ही है। चिनाव का है चिनाव का अलग है। चिनाव नदी है जो आपकी वो बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। इसके बाद में रावी और ब्यास है, इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो केवल एक ही है, आपका रोहतांग दर्रा। रावी नदी और ब्यास नदी, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें हमारा रोहतांग दर्रा लिखा जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राक्षसताल है, या कहीं कहीं पे राक्षसताल भी लिखा हुआ है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद में गंगा नदी है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसी के बाद में आपका यमुना नदी, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अब आता है गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय नदी के रूप में है। ये पीलीभीत के निकट फुल्लर झील से निकलती है। इसके बाद में आपका आता है रामगंगा नदी।
रामगंगा नदी जो है ये नैनीताल से निकलती है। इसके बाद में घाघरा नदी है, जो घाघरा नदी का उद्गम स्थल है ये आपका नेपाल के निकट मतसांगतोंग हिमनद से निकलती है। इसके बाद में कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, ये सप्तकोशी नेपाल के पास से निकलती है। इसके बाद में गोदावरी नदी, गोदावरी नदी महाबलेश्वर नासिक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। इसके बाद में आती है गंडक नदी, गंडक नदी जो है मसुसांग दर्रे से निकलती है, नेपाल बॉर्डर से होकर मसुसांग पड़ता है इसका जो उद्गम स्थल है, दर्रा नहीं है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास में है जो कि। अब आती है माई नदी, माई नदी जो है ये मेहंद झील छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसके बाद में चंबल नदी जो है, चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। इसके बाद में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद कावेरी नदी है, कावेरी नदी है जो हमारी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती है। इसके बाद में तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी जो है ये गोमांतक चोटी से होकर निकलती है। इसके बाद आती है लूनी नदी, लूनी नदी है नांग पहाड़ियाँ पुष्कर घाटी राजस्थान से होकर निकलती है। इसके बाद में सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है। इसके बाद में लास्ट हमारा दिया है नर्मदा नदी, ये भी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश यहाँ से होकर निकलती है। अब नदियों से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंपटीशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। नदी लैंग्वेज में परिभाषा आ जाती है कभी कभी कि नदी जहाँ से निकलती है, नदी जिस स्थान से निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं तथा जहाँ पर समाप्त होती है उसे हम मुहाना कहते हैं। तो उद्गम और मुहाना इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उनको लिख सकते हैं। अगला है पॉइंट, जब कोई बड़ी नदी सहायक नदियों का जल लेकर समुद्र में गिरती है या समुद्र में जा गिरती है तो उस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थान को हम द्रोणी कहते हैं। जैसे आ जाता है द्रोणी कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए उसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारा यही सही होगा। अब आता है यदि कोई नदी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाए, यदि कोई नदी आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाए मतलब विभक्त हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम वितरका कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद में वे कौन कौन सी नदियाँ जो उल्टी बहती हैं, ये तो पहले ही बता चुके हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो ये उल्टी बहती हैं। इसके बाद में भारत की वह कौन सी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है? इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए या ये पूछ दिया जाए कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों जो गंगा की लंबाई है किलोमीटर में वो है 2525, 2525 किलोमीटर। इसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो आपकी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई, तो भारत में अगर पूछी जाए तो उसमें केवल आ जाएगा 700 किलोमीटर। अगला आता है ऐसी कौन सी नदी है जो पद विचलन के लिए जानी जाती है? सभी लोग जानते हैं कोसी नदी जो है ये बिहार में है, ये पद विचलन के लिए जानी जाती है, इसका रास्ता जो है वो बदलता रहता है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो उसमें हम कोसी नदी को सबसे पहले लिखेंगे। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भूमि कटान के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो दोस्तों इसमें हमारा चंबल नदी का नाम सबसे पहले आएगा कि भूमि कटान के लिए चंबल नदी को जानते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत की सबसे तेज़ बहने वाली नदी कौन है, तो भारत की सबसे तेज़ बहने वाली नदी में हमारा नाम सबसे पहले आएगा तिस्ता नदी जो कि बंगाल में पड़ती है। अब आते हैं कि जल के प्रवाह को किस पैमाने से मापते हैं, तो दोस्तों जल का जो प्रवाह है वो क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है, क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल
कैलाश मानसरोवर है, ये हम पहले बता चुके हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी सतलज, झेलम, ब्यास, रावी और चेनाब हैं। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उसमें झेलम नदी का नाम आएगा। अब इससे क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। अगर सन आ जाए तो उसमें 1960 लिखेंगे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कि इसमें भारत में जो 3 नदियां हैं, सतलज, रावी और ब्यास, इनका अधिकतम जल जो है भारत यूज करेगा और न्यूनतम जल जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसके बाद में जो पाकिस्तान में थी वो झेलम और चेनाब थी। इसका जो अधिकतम जल है ये पाकिस्तान यूज करेगा और न्यूनतम जल है वो भारत को मिलेगा। तो इस प्रकार से नदियों से रिलेटेड, इनके उद्गम से रिलेटेड और अपवाह तंत्र का जो वीडियो है हमारा, ये हमने पूरा किया। अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।